हेलो एवरीवन। आज वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के जो इनसाइट आईएएस के करंट अफेयर्स थे। वो 25 अप्रैल के हम लोग करेंगे डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके इनकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना लिए हैं। ओरिजिनल आप लोग इनसाइट की वेबसाइट से देख लो, एग्जैक्टली वही कंटेंट है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, मैंने उसके बीच में स्लाइड ऐड करनी थी, इसलिए मैंने इनको स्क्रीनशॉट से स्लाइड्स बना लिए हैं। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इनसाइट की वेबसाइट पर जाके ले लो, उनके पास सारा कुछ आपको सारी पीडीएफ वहीं मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अम्बुबाची मेला। ये एक असम में होता है। असम आपको पता ही होगा। असम में एक मेला लगता है गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी जो असम की लार्जेस्ट सिटी है। तो इसलिए होता है मेला अम्बु। ये जो है ना फर्टिलिटी कल्ट का है। गॉडेस कामाख्या, कामाख्या देवी जो हैं उनके बारे में होता है। यहाँ पर कोई आइडल नहीं है, बट वो लोग एक योनि को, यानी कि जो यूटरस होता है ना, उसी का एक सिंबलाइजिंग स्टोन होता है, उसको वो लोग वर्शिप करते हैं। तो इसको सिद्धू कुब्जिका भी बोलते हैं। और ये हिंदू की तांत्रिक गॉडेस भी है। इनको काली और महात्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल को ईस्ट का महाकुंभ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों डिवोटीज आते हैं। इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ उसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो, हमारे ना टोटल 51 शक्तिपीठ्स होते हैं। ओके, शक्तिपीठ क्या होते हैं? बेसिकली एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये इंडिया में हैं, और इंडिया के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये कई कंट्रीज़ के आसपास इसके शक्तिपीठ थे। तो आप लोगों ने अगर महादेव देखा होगा सीरियल, आप लोगों ने किसी, तो उसमें जो देवी सती होती हैं, तो पूरी कहानी मैं आपको भी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये था कि विष्णु जी ने देवी सती के अपने सुदर्शन चक्र से उसको, उनको देवी सती को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उनके 51 बॉडी के पार्ट्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे गिरे थे। उसमें से जो उनका यूटरस था वो यहाँ पे था, गुवाहाटी के अंदर कामाख्या देवी का जो टेम्पल है ना, यहाँ पे था। तो इसलिए इसको प्रे किया जाता है, इसको वर्शिप किया जाता है। इसका एक सोशल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। वो ये है कि इस रिचुअल के अंदर ना वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, गॉडेस का पीरियड सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना फीमेल्स का, वो गॉडेस का वो वाला सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के कारण जो इंडिया के अंदर, इस रीजन के अंदर ना मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो टैबू, टैबू मतलब फियर, वो बहुत कम है बेसिकली वहाँ पर। ये जो है और ये इस इवेंट को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी प्रमोट करता है। सेकंड चीज़, अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड ऑफ गर्ल्स इन असम इज सेलिब्रेटेड विद अ रिचुअल कॉल्ड तुलोनी बिया। तो फीमेल्स व्हेन दे हिट देयर प्यूबर्टी, तो बेसिकली उसको एक फेस्टिवल की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह यूज़ किया, सेलिब्रेट किया जाता है असम में, जिसको बोलते हैं तुलोनी बिया। अब मैं असम की हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। असम जो था वो 26 जनवरी 1950 को उसको स्टेटहुड मिला था। कैपिटल दिसपुर है। गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं बीजेपी से। लेजिस्लेचर में 126 सीट्स होती हैं। राज्यसभा 7 सीट्स हैं। लोकसभा की 14 सीट्स हैं। गुवाहाटी इनका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बारे में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे। और अगर टोटल, वैसे अगर इंडिया में कोर्ट की बात की जाए तो टोटल 25 हैं। कैसे? हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट की मिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमारा आर्टिकल कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट में हमारा आर्टिकल होता है 124। करंट जो हमारे CJI हैं वो कौन से नंबर पे हैं? 47 के ऊपर है। उनका नाम क्या है? SAB। मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको पहले एक वीडियो में। शरद अरविंद बोबडे जी नाम है उनका। इनसे जो पहले थे 46, उनका नाम था रंजन गोगोई, जिनको रिसेंटली राज्यसभा के अंदर एक नॉमिनी की तरह इलेक्ट किया गया। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जो कि मैंने विजन के मंथली कंपाइलेशन में एक्सप्लेन कर दी है पूरी की पूरी। और जब हम हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ने देख लिया, आर्टिकल 124 होता है। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल होता है वो होता है 214 से 231, यहाँ तक होता है। और जो इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है ना, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट वो कलकत्ता में है। सॉरी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो है इंडिया का, वो 1862 में बना था। और जो इंडिया की फर्स्ट जस्टिस सिटी है वो अमरावती बनेगी। AMRAVATI। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बनेगी। हाई कोर्ट की जो रेट्स होती है ना, वो आर्टिकल 226 के अंडर आती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2019। इसके बारे में थोड़ा सा मैं वैसे ईजिली बता देता हूँ ये है क्या। बेसिकली जो हमारे लेबर्स वगैरह होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी एक मैनेजमेंट के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके वेजेस वगैरह को हैंडल करने के लिए
गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, पहले भी बहुत सारे बिल्स थे हमारे पास ऑलरेडी, उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, उनको और अच्छे से रिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ये बिल पास किया था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल। तो उसके ऊपर जो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और भी इस कोड का, ये जो कोड था, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, इसका जो मेन मोटिव था वो था अमेलगेमेट करना इन 3 लॉज को। और ये 3 लॉज, अमेलगेमेट का मतलब होता है मिलाना। इन जो 3 लॉज थे ना, इनके बहुत सारे प्रोविजंस थे, वो डिफरेंट डिफरेंट थे, उन सबको मिला के एक बनाना है। थे कौन से ट्रेड यूनियन एक्ट था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था हमारा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, इन सबको मिला करके एक सिंगल बना देना है। उसको थोड़ा सा वो डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया के अंदर जो कंकरेंट लिस्ट होती है ना, उसके अंदर आता है हमारा ये लेबर वाला। आपको पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने लॉज बना सकती है, स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कंकरेंट के अंदर स्टेट भी और गवर्नमेंट भी बना सकती है। और जस्ट इन केस दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का डिसीजन इसमें फाइनल होता है कंकरेंट में। तो लेबर जो है हमारा वो कंकरेंट में पड़ता है, यानी कि इसमें स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं। करंटली इसके अंदर 100 लॉज और 100 स्टेट के लॉ हैं, 40 सेंट्रल के लॉ हैं। तो इन्हीं सबको सेटअप करने के लिए ना एक बार नेशनल कमीशन आया था, जो सेकंड नेशनल कमीशन था लेबर का 2002 में। उन्होंने कहा था कि इसमें ना बहुत सारे लॉज हैं, इन सबको इम्प्रूव करा जाए, इन सबको ना एक जगह कंसोलिडेट कर दिया जाता है। तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई थी। उसमें था इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी और वेलफेयर, सॉरी 5 बनाई थी। अब इसमें वेजेस और सोशल सिक्योरिटी पे पहले काम हो चुका है, अभी जो ये बिल पास हुआ है उसमें मेजर फोकस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या की 2 कैटेगरी सेट कर दी। एक वो जिसमें 20 और 20 से जो लेस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में, और एक कर दी उन्होंने 20 और 20 से ग्रेटर जो होते हैं एम्प्लॉयज़ उनके बारे में। ये 2 कैटेगरी के बारे में इन्होंने बात कर दी थी। तो जो लॉ बनेगा एस्टेब्लिशमेंट 20 और 20 से ज़्यादा के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी का यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें भी और फर्दर डिविजन्स की जाएंगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी की जाएगी ताकि उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लीस्ट हो सके। यूनिफॉर्मिटी होती है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लेस होता है, अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती ना तो गवर्नमेंट को हर छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर इंटरवीन करना पड़ता है। फिर इन लोगों के जो नेगोशिएशंस एजेंट्स होंगे ना, उन सबको हैंडल करना ईजी होगा, इनके सारे लेबर्स के डिस्प्यूट्स वगैरह को। अब एक बार इस और ये सब चीज़ें सेटअप करने के लिए जब सेकंड नेशनल कमीशन ने जब ये रिकमेंड किया था, उसी को लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल आया था, जिसको मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है जो श्री संतोष कुमार गंगवार, ये इनके स्टेट मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इन्होंने इस बिल को नवंबर में पास किया था, फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी ने दिसंबर में इसमें एक्सेप्ट कर लिया था। और अब इसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊँगा आगे। अब बिल के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। बिल का जो बेसिक मैंने आपको पीरियड बताया था वो यही था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, ट्रेड यूनियन एक्ट को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट को मर्ज करने के लिए है। पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है, देखो जब बहुत सारा लोड होता है लेजिस्लेचर के ऊपर तो उसमें क्या करते हैं कि वो लोग कुछ कमेटीज़ बना देते हैं डिस्कस करने के लिए बहुत सारे। तो उसमें 2 टाइप की कमेटीज़ होती हैं जनरली, एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है एडॉक। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, जो स्टैंडिंग होती है उसका मतलब होता है परमानेंट कमेटी। तो एक बार बन गई वो बन गई, जैसे हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, एस्टीमेट्स कमेटी होती है, ये परमानेंट है, एक बार बनाई थी हमेशा के लिए। हर बार जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा वो इन कमेटीज़ के बाद जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडहॉक कमेटीज़। एडहॉक कमेटीज़ जो होती हैं बेसिकली ये टेम्परेरी होती हैं। कोई भी पर्टिकुलर मैटर होता है उसको सेटल करने के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, मतलब इनका यूज़ हुआ और फिर इनको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि सजेशंस क्या कुछ थे इसमें। सेंटर को बोला गया कि आप एक फॉर्मल और कंड्यूसिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाओ, बहुत कॉमन सी बात है। अच्छा ये क्वेश्चंस ना मेंस का क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है कि व्हाट वर द की सजेशन टू द स्टैंडिंग कमेटी टू द इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस कोड बिल, जो भी था। अब उन्होंने कहा कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम ना आप जो पेमेंट होती है वर्कर्स वगैरह की, इन सबको थोड़ा सा सेटलमेंट करो ताकि इन लोगों के पास कुछ टाइम रहे, कुछ ड्यूरेशन रहे। क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी पैंडमिक चल रहा है कोविड-19, ये काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, और इस तरह की कोई भी चीज़ होते हैं तो उस टाइम पे इनके वेजेस वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोग कुछ ऐसा सेटअप कीजिए ताकि इन लोगों को कुछ एक्सटेंशन पेमेंट मिल जाए। फिर उन्होंने कहा है कि एक सेपरेट एक्सक्लूसिव चैप्टर डालो
एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए अलग अलग डालो। ये नहीं, क्योंकि ये जो लॉज है ना ये मोस्टली एम्प्लॉय के बारे में है। जो इनके एम्प्लॉयर होते हैं, इनके मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड, टीम लीडर्स, उनके रिगार्डिंग कोई लॉ होना चाहिए। जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर को, मिड डे मील वाली ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी डाला जाए। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि कंसोलिडेटेड मर्ज करो डेफिनेशन ऑफ वर्कर एम्प्लॉय, सो दैट जो सुपरवाइजर मैनेजर हैं उनको भी जगह मिले। अभी तक जो वर्कर की डेफिनेशन होती है वो बेसिकली लेबर वाली आती है, लेकिन इनके ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए, तो उनका भी कुछ प्रोविजन सेट किया जाए। नीड ऑफ द आवर क्या है, देखो ज़रूरत किस चीज़ की है। गवर्नेंस ऐसी सिस्टम हो जो कि ऐसे कुछ लॉज बनाए जिससे एक तो सिर्फ लॉ बनाए नहीं, उसका डिज़ाइन ऐसा किया जाए कि उसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेबर लॉज जो हैं ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल एरिया को टारगेट करते हैं ये लोग। इतना ही जानना ज़रूरी है हमारे को इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ओवरव्यू क्या था बिल का, इसमें कुछ ऐसा मेजर है नहीं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको हायर करने के लिए फ़िक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, कंपनीज जो हैं बताए उनको। फिर उन्होंने कहा कि रिट्रेंचमेंट है जो ये 100 डेज़ वाला, ये प्रायर अगर देखो होता क्या ना कि जब कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी को हायर करती है लेबर्स वगैरह को, तो उसमें पहले रूल ये था कि अगर उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है उससे पहले ही आपने उनको, अगर उनको निकालना है तो आप 300 से कम अगर आपके लोग होंगे ना, 300 तक आपके लोग होंगे, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई हम इन लोगों को निकाल रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि 100 तक के अगर आपके एम्प्लॉय लेबर होंगे, अगर आप उनको निकालना है तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ स्टेट्स को इसमें एग्जेम्पशन मिली है, वो 300 तक की लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक 2 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि इनके सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। पहले ही 1 मेंबर था। फिर उन्होंने कहा कि पावर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो होंगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होंगे एडजुडिकेशन की, जो कि इनका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, वो इनके ऊपर पेनल्टी और फाइन भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक फीचर बनाओ रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग विद द यूनियन। उन्होंने कहा कि 75% कंपल्जन होना चाहिए, तभी किसी को ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। उससे कम में आप ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। और रिट्रेंचमेंट का मैंने आपको ये बता ही दिया था कि अगर उनका टेन्योर अगर ख़त्म होने से पहले, टेन्योर ख़त्म हो गया है ना, उसको रिट्रेंचमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक रीस्किलिंग फ़ंड बनाया जाए। अगर किसी का काम जो है वो पहले उसको निकाल दिया जा रहा है तो उसको 15 डेज़ के लिए कुछ ऐसे फंडिंग वगैरह दी जाए ताकि वो अपनी स्किल्स वगैरह को हॉन करते रहे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इंडिया की जो इकॉनमी है ना वो पिछले जून के क्वार्टर में 5% तक ग्रो कर रही थी, जो कि पिछले 6 सालों में बहुत नीचे था। और जो कंट्री का जो फैक्ट्री आउटपुट था वो 4.3 के ऊपर आके श्रिंक हो गया था, जो कि सितंबर में, जो कि बहुत वर्स्ट था जो पिछले वाला जो लॉन्च किया था अप्रैल 2012 से। तो इस चीज़ को ईज़ करने के लिए, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो ये वर्कफोर्स होती है ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी इकॉनमी के अंदर, और इसी कारण ऐसा करने से हम लोग उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेल कराएंगे, तो इसलिए ऐसे लॉज लाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मलेरिया डे 2020। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है WHO के थ्रू। इसकी थीम थी इस बार ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 2007 में ये इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, जो कि WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मैं WHO के बारे में पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अभी आपको बताऊँगा और भी। मलेरिया होता कैसे, एक पैरासाइट से होता है जो कि एक मॉस्किटो के अंदर फीड हो जाता है और वो फिर उसके थ्रू ह्यूमन्स पे आता है। मॉस्किटो कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। जनरली इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्लेज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लेज्मोडियम वाइवेक्स, प्लेज्मोडियम ओवेल एंड प्लेज्मोडियम मलेरिया। इसके अलावा भी एक होता है प्लेज्मोडियम नोवेल्सी, ये बेसिकली मैकाक्यूस में आता है, साउथ ईस्ट एशिया। मैकाक्यूस एक टाइप के मंकी होता है, ठीक है, और उस मंकी के थ्रू फिर ये ह्यूमंस के बीच में, ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको जूनोटिक मलेरिया बोलते हैं। पी नॉलेसी को जूनेटिक मलेरिया बोलते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। नंबर्स की बात करें तो मलेरिया जो है वो लीडिंग कॉज करता है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थ होना, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। ह्यूज प्रोग्रेस के बाद भी अभी भी 212 मिलियन नए केस मलेरिया के हैं और 4,30,000 मलेरिया की डेथ हुई हैं ईच साल होती हैं, जो कि WHO का डेटा है। मोस्ट केसेज जो 80% केसेज, 90% डेथ जो है सब सहारन अफ्रीकन रीजन की हैं। अब इसमें इंडिया का क्या एफर्ट रहा है अभी तक। इंडिया ने अब तक बहुत सारे एफर्ट बनाए हैं। जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था इंडिया का, उसमें उन्होंने कहा था कि इस डिज़ीज़ को ये लोग 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे, और इंडिया ने एक 5 ईयर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया था मलेरिया को एलिमिनेट करने का।
तो उन्होंने अपना फोकस जो था मलेरिया को कंट्रोल करने से नहीं, एलिमिनेट करने पे टारगेट किया था। और इसके लिए उन्होंने टारगेट बनाया था 571 डिस्ट्रिक्ट्स का आउट ऑफ 678 डिस्ट्रिक्ट। 2022 तक 678 डिस्ट्रिक्ट में से 578 में हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। इंडिया का ये जो अप्रोच है ना, ये इंश्योर करता है कि कंट्री ओन और कंट्री लेड प्रोग्राम है ये एफर्ट जो इंडिया का। अब एक स्कीम है जिसको दमन भी बोलते हैं, दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण। ये ओडिशा की स्कीम है और मलेरिया को रिमूव करने के लिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली थी। इसका इनिशिएटिव ये होता है कि होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हार्ड से हार्डेस्ट एरिया के अंदर जा जाके घरों घर में जाके टेस्टिंग करते हैं। इस प्रोग्राम को जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया था ICMR ने। ICMR में आपको भी बताऊँगा, ये वैसे भी आजकल बहुत न्यूज़ में है कोविड-19 के कारण। और इसके साथ ICMR और NIMR होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। इसके साथ नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी है, NVBDCP, ओडिशा मेडिसिन मलेरिया वेंचर के लिए MMVB है। WHO की हम लोग बात कर रहे थे, WHO के बारे में बात कर लेते हैं। 1948 में फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसके अंदर 194 मेंबर्स होते हैं। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेड इसके हैं जो टेड्रोस एडनोम है, ये इथियोपिया कंट्री के हैं। और जिसके डिप्टी जनरल हैं एक सौम्या स्वामीनाथन है। ये दोनों बायोलॉजिस्ट हैं, टेड्रोस एडनोम भी और सौम्या स्वामीनाथन भी। जनरली इसी फील्ड के लोगों को इसके हेड बनाया जाता है। और सौम्या स्वामीनाथन जो ही इंडियन है। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा ICMR के बारे में जान लेते हैं। ICMR जो 1911 में जब बना था तो इसकी ये था IRFA होता है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर 1949 में इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया था। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डॉक्टर बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड बैंक्स अप्रैल 2020 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिलीज। कमोडिटी मार्केट आउटलुक का मतलब क्या होता है? कमोडिटी होते क्या? कमोडिटी बेसिकली जो व्यापार से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं ना हमारे बिजनेस से, ट्रेड वगैरह से, उन सबको हम लोग कमोडिटी बोलते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। इसके अंदर बेसिकली 46 आइटम्स होते हैं हमारे जनरली जो हैं, और इसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ये जो है रिपोर्ट हर बार पब्लिश होती है अप्रैल और अक्टूबर के अंदर। की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं देखिए, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जो है ना बहुत सारी डिमांड और सप्लाई इम्पैक्ट हुई है। और जो स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन वाली कमोडिटीज़ है ना, जिनकी मूवमेंट करनी पड़ती है, जिनके प्रोडक्शन हाउस कहीं होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं होता है, सेल कहीं होती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और ऑयल के प्राइसेस पंच ऊपर नीचे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि WTI का जो बेंचमार्क था, जो US वाला था, उसमें ऑयल प्राइस नेगेटिव -$37 तक चला गया था, फिर वापस आ गया था। जो मेजर होते हैं वो 3 बेंचमार्क होते हैं, ब्रेंट, दुबई और WTI। इंडिया जो है वो दुबई और ब्रेंट से ज़्यादा ऑयल लेता है। फिर उन्होंने कहा कि जो मोस्टली जो फूड मार्केट्स वगैरह हैं उसके अंदर फूड मार्केट अवेलेबल तो है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की जो इशू है ना वो नेशन वाइड आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की एक्टिविटी तो रुकी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, और इसके अंदर कॉपर और जिंक और ऐसे जो मेटल प्राइसेस है ना, वो उनके प्राइसेस गिरेंगे अभी। फिर उन्होंने कहा कि कमोडिटी डिपेंडेंट इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज विल बी द मोस्ट वल्नरेबल। उन्होंने कहा इसके बाद क्या होगा, जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं ना वो शिफ्ट्स में देखेंगे कि बहुत सारे लंबे लंबे समय तक इस पैंडमिक का जो इम्पैक्ट रहेगा उनके ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर। बेसिकली उसमें वो जो ट्रांसपोर्ट वाले जो कमोडिटीज़ है, क्योंकि जिनको बॉर्डर चेक वगैरह पे जाना पड़ता है तो उनकी कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज़ हो गई है। इसी के लिए हम लोगों ने एक न्यूज़ पहले भी पढ़ी थी, विजन वाला, जो अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो, एक बिल की बात की हुई थी स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना इनके लिए, क्योंकि इनको जगह जगह बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर रुकना, परमिशन लेना वगैरह। हालांकि उसका मोटिव तो था कि वो इन्फेक्शन ना हो, लेकिन ये चीज़ में ऐड की जा सकती है कि ये जो आउटलुक रिपोर्ट आई है ना कमोडिटीज़ की, कि बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो बिल से टाइम बहुत बचता है और प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाती है, ट्रैवल कॉस्ट बच जाती है, वेरिफिकेशन कॉस्ट बच जाती है हमारी। जो ब्रेक इन एमिशंस हुआ, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हुई हैं पब्लिक के अंदर, उसके लिए अच्छा इतना सारा जो सडनली जो आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे व्हीकल्स वगैरह बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो ना एक अर्थ को एक ग्रीनर अप्रोच मिला है। तो इससे हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर पब्लिक की डिमांड से प्रेशर किया जाए कि ग्रीनर ट्रांसपोर्ट की तरफ हमारी इकॉनमी मूव करे, वर्ल्ड वाइड हमारी इकॉनमी। क्योंकि सडनली आप लोग देखोगे रिवर्स वगैरह बहुत क्लीन हो गई हैं और एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन जो है 50% तक नीचे आ गया है इंडिया की मोस्टली सिटीज़ के अंदर।
वर्ल्ड बैंक की हम लोग बात कर रहे थे, और तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जनरली ये IBRD और IDA का कॉम्बिनेशन है। IBRD होता है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो हमारा 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF हैं, ये 1944 की जो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये तब बने थे। और इनको दोनों को ना ब्रेटन वुड्स ट्विन भी बोलते हैं हम लोग, IMF और वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक जो है ना वो बड़े लोन्स के लिए होता है, और IMF जो है ना वो स्मॉल लोन के लिए होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ। लोन आप बीच में लिखो, ठीक है। ग्रेटर लोन लेना हो तो आपको वर्ल्ड बैंक से लेना है, स्मॉलर लोन लेना हो तो IMF से ले सकते हो आप। 1944 में ये बना था, और ये वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC आपको पता ही होना चाहिए, US की कैपिटल भी है। इसमें जो DC होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को रिप्रेजेंट करता है। 189 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जनरली 189 हम काउंट करते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। 173 IDA में है, 189 IBRD में है। की पीपल डेविड मेल्पास इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो UNCTAD। UNCTAD आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उन्होंने एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पब्लिश की है। ये दो न्यूज़ ऐसी हैं इस टॉपिक के अंदर, जनरली मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, एक ऊपर से बता देता हूँ, इसको मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इनके लिए ना आप लोग स्टडी आएगी, क्योंकि वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं। एक ये और इसके बाद एक टॉपिक और आएगा RBI का ऑपरेशन ट्विस्ट वाला। इनको मैं ऊपर से बता देता हूँ हल्का सा, लेकिन आप इनको ना स्टडी आई, क्योंकि वीडियोस से देखना, ये वहीं से ज़्यादा समझ में आएंगे। इन्होंने ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इस PDF के अंदर। तो उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, तो उन्होंने ये कहा है कि स्पेशली जो कोरोना के कारण जो ये पैंडमिक चल रहा है ना, इससे ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। नॉट जस्ट नेशन वाइड, डोमेस्टिक वाइज, इंटरनेशनल भी बहुत बढ़ गया है। 2.4 से 3.6 ट्रिलियन तक का हो गया है। अच्छा, वर्ल्ड की जो टोटल GDP है अगर हम बात करें तो 84 ट्रिलियन कुछ बढ़ गई है, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो GDP है वो 2.7 ट्रिलियन है। इंडिया की रैंकिंग क्या है GDP इकोनॉमी के अंदर? GDP में 5th रैंकिंग है इंडिया की। टॉप पे तो आपको पता ही होगा US, चाइना, ये सब। ये वाला टॉपिक वो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप स्किप कर दीजिए, यहाँ पर मत पढ़ो, इस PDF में मत पढ़ो, इसको ना स्टडी आएगी, क्योंकि वीडियो पे लिखना आप जाके UNCTAD की रिपोर्ट वो पढ़ लेना। UNCTAD के बारे में थोड़ा सा हल्का सा जान जरूर लेते हैं यहाँ पर। ये 1964 में बना था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये पार्ट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सेस देता है ग्लोबलाइज इकोनॉमी के लिए, और जो बाकी UN के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसका एजेंडा 2030 तक का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमेशा याद रखना, 17 गोल्स हैं। 15 ईयर का टारगेट है 2015 से 2030 तक। और ये गोल्स कौन से होते हैं? बेसिकली इसे पॉवर्टी एलिमिनेट करना, हंगर एलिमिनेट करना, एजुकेशन का, क्लाइमेट का, ये सारे 17 गोल्स हैं। बाकी भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो UNCTAD रिलीज़ करता है, वो होती हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, एट्सेट्रा। नेक्स्ट ये वाली न्यूज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि ये भी ना आपको स्टडी IQ से पढ़नी चाहिए। ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या? इसमें सिर्फ एक बात जानने के लिए कर लो। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, उसमें क्या करती है गवर्नमेंट की, पब्लिक के पास जब ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है ना, जो बैंक्स वगैरह के पास, तो उसको गवर्नमेंट ले लेती है अपने पास वापस, ताकि जो कंट्री के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो इकोनॉमी है, वो बैलेंस में आ जाए। और जब कंट्री में कम होता है तो गवर्नमेंट जो अपनी साइड से रेपो रेट लो करके रिलीज़ कर देती है। तो बेसिकली RBI का काम क्या है? RBI रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इंडिया की जो इकॉनमी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाता है, ये रेगुलेटर की तरह काम करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट का जो आइडिया है ना, ये हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन से लिया था। वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे इंडिया में RBI है, यूनाइटेड नेशन में फेडरल रिजर्व है, तो उन्होंने उनको जो प्रेसिडेंट थे 1970s के अंदर, जॉन F कैनेडी, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था कि ट्विस्ट ऑपरेशन बनाओ, जिसमें आप ये जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना हमारे, तो स्मॉल सिक्योरिटीज़ को आप लोग बेच दो और बड़ी सिक्योरिटीज़ ले लो। तो करता क्या है, वो ऐसे पैंडमिक्स वगैरह के टाइम पे, जब रिसेशन के टाइम पे ना इकोनॉमी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये ना इस टॉपिक में बहुत ही कम इन्होंने समझा रखा है। आप इसके लिए डायरेक्ट स्टडी IQ की वीडियो देखो, कि अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। 2-3 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ये हम लोग सिर्फ शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, ऊपर का जान लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये RBI का वही वाला चल रहा है। RBI के बारे में ज़रूर जान लो। ये 1935 में बनाया गया था इसको, लेकिन 1935 में जब इसे बनाया गया था ना, उस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ World War I के जो ट्रबल्स आए थे, के कारण जो ट्रबल हुए थे इकोनॉमी में, उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया था। एक्चुअल में तो इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया था इंडिया के यूज़ के लिए। शक्तिकांता दास जी हमारे इसके गवर्नर हैं, और
हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है ही हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छी न्यूज़ है। पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर जी की ने वर्ल्ड इंडिया के अंदर बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी पंचायत से बात भी की थी। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसमें स्वामित्व योजना, ओनरशिप स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो ये ना 6 स्टेट्स में लॉन्च की गई है अभी, इन्होंने बता नहीं रखा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग क्या करेंगे कि ड्रोन के थ्रू ना मैपिंग करेंगे लैंड की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ड्रोन, उससे मैपिंग करेंगे लैंड की, और उससे क्या होगा कि वर्ल्ड ये रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना उनको डिजिटल करेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें होगा क्या क्या, एक तो ये पंचायत राज मिनिस्ट्री ने बनाई है। फिर ये इस दिन क्यों बनाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी के कार्ड बन जाएंगे, यानी कि स्टेट्स के पास ना डिजिटल डेटा होगा और हर यूज़र के पास अपने प्रॉपर्टी के कार्ड होंगे, तो उनको जब लोन वगैरह लेना होगा तो कोलेटरल सबमिट करना, कोलेटरल मतलब गिरवी रखना होगा ज़मीन, तो अपने प्रॉपर्टी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं बैंक में। बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह बनेंगे और उनका डिजिटलाइज हो जाएगा, बैंक से लोन वगैरह लेने में इजी होगा, टैक्स कलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा, यही बेनिफिट्स हैं इसके। इसकी नीड क्या थी, सिग्निफिकेंस की नीड इसलिए थी ना, गवर्नमेंट के पास अगर आप जाते हो, उनको सर्वे मेजरमेंट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप पॉपुलेटेड एरियाज़ में जाते हो, विलेजेस के, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारे चल रहे होते हैं हमारे, इनके ऊपर ना कुछ फाइनल डिसीजंस आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हम इसको डिजिटलाइज कर देंगे ना, तो उसका मेजरमेंट करना ईजी हो जाएगा। तो ईज़ ऑफ हैंडलिंग द लैंड डिस्प्यूट्स और ईज़ ऑफ हैंडलिंग द लैंड मैनेजमेंट, इसके लिए पंचायती राज दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, जिसने ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था पंचायती राज को इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत पर। ये पंचायत राज का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा था कि ऐसी 3rd टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एंथोरियम की। एंथोरियम एक डोमेस्टिक फ्लावर होता है, इसको नासा ने अप्रूवमेंट दे दी है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये केमिकल्स जो होते हैं ना एयर में, हार्मफुल केमिकल्स, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोलिन, जाइलिन, एलर्जीन्स, इन सबको ना प्योरीफाई कर देता है। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये केरला की एक जो है डी वसीनी बाई है, एक वुमेन इनोवेटर है, उन्होंने इसको डेवलप किया, इसकी 10 वैरायटीज़ को बनाया है। नेशनल इनोवेशन फंड है जो, उन्होंने कहा है कि इसका लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन किया जाए टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंडर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के थ्रू की जाएगी। ये हमारी लास्ट न्यूज़ है इसकी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप, सेम वही न्यूज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वाली न्यूज़ है। उसमें इन्होंने कहा है कि ये ग्राम पंचायत के लिए सिंगल इंटरफेस डेवलप करेंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ई ग्राम स्वराज पोर्टल, और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के लिए होगा। अब ये है देवानाहल्ली पोमेलो। ये क्या है कि ये जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर 500 ये वाले पौधे लगाए जाएंगे। ये बेसिकली एक्सटिंक्ट होने वाले पौधे हैं और इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल जाता है। कैंपेगौड़ा एक कर्नाटक के लीडर हुआ करते थे, उनके नाम पर ये जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है वो बनाया गया था। ये एक CSR प्रोग्राम के अंडर है। CSR प्रोग्राम मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर, नम्मा ऊरू, ठीक है। और ये जो प्लांट है ना, इसका नाम है सिट्रस मैक्सिमा। ये जनरली सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं, जैसे आपके ग्रेप हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो, जिनमें थोड़ा खटास सा होता है ना, विटामिन C कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, लेकिन वो स्वीट भी होते हैं। तो ये भी ऐसा, ये साल के अंदर 24 इंच तक ग्रो कर जाता है और 50 से 150 साल तक जी सकता है। मैक्सिमम हाइट जो है इसकी 25 फीट होती है। ये इनसाइट की सारी न्यूज़ थी, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे विजन वाली न्यूज़ पर। थैंक यू।